हेलो एंड वेलकम टू बीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु यूआईएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूँ फॉर ईएसआईसी डीडी। और आज हम बात करने वाले हैं एचआरएम के टॉपिक के अंदर कुछ एमसीक्यूज आज हम करेंगे एचआरएम पर बेस्ड। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन। चलिए, बिफोर आई मूव ऑन, हमारा ईएसआईसी का कंप्लीट कोर्स फॉर ईएसआईसी डीडी अभी लाइव हो चुका है। इट हैज़ बीन गोइंग ऑन। आपको उसके अंदर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ईएसआईसी डीडी के, यू वुड लाइक टू गो हेड विद द प्लेस जहाँ पर आपको वीडियो कोर्सेज मिल जाए। ठीक है, वीडियो क्लासेस तो हैं ही है। अदर देन वीडियो क्लासेस आपको और क्या मिल जाता है, हर एक क्लास के साथ में अटैच्ड पीडीएफ, उसके साथ में आपको जो वेब नोट्स हैं वो मिल जाते हैं। इसके साथ में आपको एमसीक्यू मिल जाते हैं हर क्लास के साथ, और टेस्ट सीरीज भी साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है। मतलब अगर आप एक कोर्स परचेज करते हो, इन दैट वन पर्टिकुलर कोर्स यू गेट मल्टीपल थिंग्स टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी ईएसआईसी डीडी। ठीक है, सो आप अगर इसको देखना चाहे तो इसको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल्स अवेलेबल है। गो हेड एंड चेक इट आउट एंड फाइंड आउट इफ यू वुड लाइक टू गो हेड विद इट। तो आपके पास काफ़ी सारे बेनिफिट्स अवेलेबल हैं उसके अंदर। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, पे फिलोसफी जो है, द पे फिलोसफी एग्जामिन्स डेवलपमेंट्स इन, जो ये फिलोसफी है पे फिलोसफी, ये किस चीज़ से डील करती है? क्या ये स्ट्रैटेजीज से बात कर रही है, या ये रिवॉर्ड्स की बात कर रही है, या इंसेंटिव की, या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए। मतलब पे फिलोसफी जो है ये बात करती होती है पैसे के रिलेटेड, राइट? सो ये बात करती है क्या स्ट्रैटेजीज की? नहीं। इंसेंटिव, अगर स्ट्रैटेजीज इसमें नहीं आ रहा होगा तो इतनी बात है कि ऑल ऑफ द अबव भी बाहर निकल गया। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। क्यों? पूरा का पूरा देखना। अब या तो ये इंसेंटिव की बात करता है या ये रिवॉर्ड्स की बात करता है। सो ओवरऑल जो पे फिलोसफी है ये बात करता है रिवॉर्ड्स की। ठीक है, इंसेंटिव होता है जो भी आप, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या होता है, अगर आप जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा। सो बेस्ड अपॉन योर प्रोडक्शन यू विल रिसीव द रिवॉर्ड। ठीक है बेटा, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रिवॉर्ड्स। चलो, now moving on to the next question. It says collective bargaining may take at what place? See, collective bargaining is when you are trying to get the dominance। एक तरह से इंसान डोमिनेंस ढूंढ रहा होता है कि वो कहता है कि मेरे को ना डोमिनेंस चाहिए जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। दीज पीपल मे बी अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, they may be a group of suppliers. So when people are trying to have a dominance over the working, मतलब अगर बात करते हैं सप्लाई के टाइम पर, अगर हमें बात की जाए तो मतलब अलग अलग चीज़ों पे इसका वर्किंग रहता है। ओह, इसका तो आंसर ही दिख गया। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर जो हमारे पास कहाँ पर ये टेक प्लेस, वेयर इट डज इट टेक प्लेस? नंबर 1 इज द नेशनल लेवल, नंबर 2 इज इंडस्ट्री लेवल, नंबर 3 इज इंटरप्राइज लेवल, और ऑल ऑफ द अबव। कलेक्टिव बार्गेनिंग है, इट टेक्स प्लेस एट ऑल ऑफ द अबव एरियाज। ये सब जगह आपको दिखता है, नेशनल लेवल पर भी, इंडस्ट्रियल पर भी, और एंटरप्राइज लेवल पर भी। सो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव। अगला आपके पास आता है जो डिफरेंस है बिटवीन द डैमेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉय रिजल्ट्स इन। जो डिफरेंस आता है हमारे डिमांड्स ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर, मतलब एम्प्लॉयज एक तरफ से कुछ और बोल रहे हैं और जो डिमांड उनका रिजल्ट आ रहा है, द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉय रिजल्ट्स इन। मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्लिक्ट, मिसबिहेवियर या लो मोरल। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब हम कुछ और बोल रहे हैं, उन्हें कुछ और समझ में आ रहा है। कंफ्लिक्ट होता है लड़ाई। थर्ड होता है मिसबिहेवियर, व्हेन द पीपल डू नॉट बिहेव इन अ प्रॉपर मैनर या अब्रप्ट मैनर में प्रिपेयर करते हैं। फिर लास्ट इज लो मोरल। अब यहाँ पर द करेक्ट आंसर वुड बी the difference between the demands of the employees and the employees results। क्या होगा इसके अंदर? द करेक्ट आंसर इज कन्फ्लिक्ट, लड़ाई होती है। ठीक है, सो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग तब होती है जब मैंने कुछ और बोला, आपको समझ में कुछ और है, तब हम उसे मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं। या फिर हम मिसबिहेवियर कब बोलते हैं? जब कोई अमंग देम वन ऑफ देम इज नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली, मे बी वन ऑफ देम वुड हैव बीन गोइंग ऑन अ वेरी अब्रप्ट, वो किसी तरह के स्ट्राइक पर चले गए और स्ट्राइक पर जाकर उन्होंने राइट्स कर दिए, यहाँ आसपास उन्होंने चीज़ें तोड़ दी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो डिफरेंस आता है आपके डिमांड के अंदर, और डिमांड जो एम्प्लॉय कर रहे हैं और एम्प्लॉय के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं हमें। ठीक है, सो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक कन्फ्लिक्ट बन जाते हैं, और इसी कन्फ्लिक्ट के चलते इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो होते हैं वो खराब हो सकते हैं। तो ये एक पॉइंट आ गया यहाँ। Sorted? So ये आ गया आपका एक और। Now moving on to the next question. Dual loyalty is possible only when dash and dash share some goals in common.
ठीक है, कॉमन विद मैनेजमेंट। डुअल लॉयल्टी मतलब दोनों की तरफ से जो लॉयल्टी है, द लॉयल्टी इज पॉसिबल ओनली व्हेन, किसके किसके बीच में, यूनियंस और मेंबर्स के बीच में, एम्प्लॉयज और मैनेजर्स के बीच में, सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर्स के बीच में, या फिर बोथ ए एंड बी, यानी यूनियन भी और एम्प्लॉयज और मैनेजर्स भी, जब वो कॉमन गोल शेयर करते हैं। डुअल लॉयल्टी, डुअल लॉयल्टी मतलब एक तरह से क्या हुआ, जो पर्टिकुलर पर्सन है उनकी लॉयल्टी अपने लोगों की तरफ भी है और मैनेजमेंट की तरफ भी है, इसको आप डिफाइन कर सकते हो एज डुअल लॉयल्टी। मतलब आई एम मे बी लॉयल टू टू डिफरेंट पर्संस, दैट मींस दिस इज डुअल लॉयल्टी। अब वो ऑर्गेनाइजेशन भी है और मेरी खुद की यूनियन भी है, तो उस तरीके से मैं बन जाऊंगी एक डुअल लॉयल पर्सन in terms of the worker, so that means unions and members, so the correct answer is A। बाकी जो है सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स दोनों के साथ में प्लस मैनेजमेंट, ऐसा नहीं होता, अल्टीमेटली आप जुड़े तो कंपनी के साथ में होते हो, राइट। देन आपके पास एम्प्लॉयज और मैनेजर्स के, अगर मैनेजमेंट का तो पॉइंट आगे दिया ही हुआ है तो वो रिपीटेशन है, तो करेक्ट आंसर इज यूनियंस और उसके मेंबर्स। अब अगला क्वेश्चन कहता है इस्टेब्लिश करना एचआरडी को सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन इज अ चैलेंजिंग टास्क बिकॉज इट डील्स विद, ये किसके साथ में डील करता है, क्या ये हाई कॉम्प्लेक्स फास्ट चेंजिंग एक्टिविटी है, क्या ये एवर चेंजिंग एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, क्या ये एक्सपैंडिंग एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस्टेब्लिशिंग एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की सेंसिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन इज अ चैलेंजिंग टास्क, लोगों के अंदर एचआरडी का एक रीजन दिमाग में डलवाना कि एचआरडी इज इंपॉर्टेंट, तो उसको लेकर हम जो एचआरडी की सेंसिबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं वो एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम क्यों बन रही है, बिकॉज एक तो हाई कॉम्प्लेक्स फास्ट डेवलपिंग एक्टिविटीज रहती हैं, एवर चेंजिंग एक्टिविटीज रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर एक्सपैंडिंग एक्टिविटीज रहती हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सी व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमंस आर नेवर कांस्टेंट, मतलब वो कभी भी कांस्टेंट होकर चल नहीं सकते, ना वो कंसिस्टेंट रह सकते हैं, ना वो कांस्टेंट चल सकते हैं, दे विल कीप ऑन इवॉल्विंग देमसेल्व्स। सो अल्टीमेटली इफ यू आर डीलिंग विद पीपल एंड यू आर डीलिंग विद देयर डेवलपमेंट, यू कैन नॉट वर्क इन दिस मैनर। तो जो इस्टेब्लिश करना है आपको एचआरडी को, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इन सब की रिक्वायरमेंट्स है। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नंबर 1, आपको हाई कॉम्प्लेक्स फास्ट डेवलपिंग एक्टिविटीज चाहिए, मतलब सी द पॉइंट इज कि आपके लिए मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग क्यों हो जाता है, देखिए ह्यूमन सेम तो रहता नहीं है, आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर उसके डेवलपमेंट को लेकर वर्क कर रहे हैं, इट माइट द एक्सरसाइज माइट बी गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट मे बी टुमारो इट विल नॉट वर्क। हाउ विल इट वर्क टुमारो, अदरवाइज क्यों, देखिए पता क्या होता है, ह्यूमंस कभी सेम तो रहते नहीं है, तो उसके चक्कर में क्या हो जाएगा कि एक तो आपकी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज जब होंगी, हो सकता है कि आज मेरे ऊपर काम कर गया बोनस देना, नेक्स्ट टाइम मेरे पे बोनस ना काम करे, नेक्स्ट टाइम मुझे चाहिए कि मेरे को तो आप प्रमोशन दो, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, ऊपर से एवर चेंजिंग एक्टिविटीज। पुराने टाइम में जब हम बात करते हैं, उस समय पर वर्क फ्रॉम होम नाम की कोई चीज थी, वर्क फ्रॉम होम वाज नेवर देयर। अब ये दो स्पेसिफिक नई टर्म्स ऐड हो गए कोविड के कारण, वन इज WFO एंड WFH। काफी जगहों पर आपको ये दोनों दिखेंगे, यानी वर्क फ्रॉम ऑफिस एंड वर्क फ्रॉम होम। काफी सारी आईटी इंडस्ट्रीज ने अपने लोगों को कंप्लीटली थ्रू आउट द लाइफ के लिए ही वर्क फ्रॉम होम दे देगी, घर से ही काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो क्या हो रहा है, ये सब चीजें जो आपकी लोग काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स चलती हैं, ये सारा काम अब कैसे होने लगा है, इस्टेब्लिश करने लगे एचआरडी की सेंसिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो मुश्किल जरूर हो गया क्योंकि यहाँ पर ये सब चीजें हो रही है, एक्सपैंडिंग एक्टिविटीज भी चलती रहती है, कंपनीज लाइक गूगल, कंपनीज लाइक अमेजॉन, ये सारे बड़े बड़े जो हंच कंपनीज है, इतनी मेजर कंपनीज है, ये क्या ग्रो करने का सोच नहीं रही क्या, ये अपनी ग्रोथ को कभी रोकती नहीं है, तो इनकी एक्सपैंडिंग एक्टिविटीज चलती रहती है, तो एचआरडी को वहां पर इनकलकेट करना डेफिनेटली एक मुश्किल काम हो जाता है, और साथ साथ चेंज तो हो ही रहा है। तो ये ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। Now, what is the decision in management? Decision क्या होता है मैनेजमेंट के अंदर? Reaching at a proper conclusion after consideration. A decision involves choosing of alternatives. Third is a decision in the outcome of the group, of the people, or an individual या none of those. अब none of the above. पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। डिसीजन का मतलब क्या होता है मैनेजमेंट के अंदर, एक प्रॉपर जगह पर पहुंचना है, कंक्लूजन पर सारे मिलकर बात कर ले तब, या डिसीजन होता है ये भी ऑल्टरनेटिव है, ए ऑल्टरनेटिव है आपके पास और बी ऑल्टरनेटिव है, या तो ए चूज कर लो या फिर क्या कर लो, बी चूज कर लो।
थर्ड आपका कहता है कि अ डिसीजन इज द आउटकम ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीपल और इंडिविजुअल, मतलब वो आउटकम तो नहीं होता, इट्स बेसिकली अ डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू एंड आई सैट डाउन एंड वी सेड कि हमें ये काम ऐसे करना है, सबने बोला हाँ जी हम ऐसे करेंगे, सबने अपनी तरफ से हामी भर दी, मतलब पहले हमारा प्रॉपर डिस्कशन हुआ, उसके बाद हम कंक्लूजन पर पहुंचे कंसिडर करने के बाद। सो इसका करेक्ट आंसर इज एक्चुअली ए, रीचिंग एट अ प्रॉपर कंक्लूजन आफ्टर कंसिडरेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्केलर ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इज इट लाइन ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ये लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, या नन ऑफ द अबव। इन ऑप्शंस में से एक पॉइंट बता देती हूँ, सबसे पुरानी जो ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म है दैट इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स दैट एग्जिस्ट इन द कंट्री देयर इन द वर्क ऑल टुगेदर, नॉट इवन द कंट्री मैनेजमेंट में जब हम बात करते हैं ना उसकी जो पूरी वर्किंग है उसमें सबसे ऊपर ये आती है लाइन एंड स्टाफ। ठीक है, स्केलर किसको कहते हैं पता है, स्केलर ऑर्गेनाइजेशंस की एक खासियत होती है उसके अंदर ना यू फाइंड अ हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है कि हमारे पास में कोई सीनियर होगा, हो सकता है आप सीनियर होंगे मैं जूनियर होंगी, या फिर मैं सीनियर होंगे आप जूनियर होंगे, इस तरीके से हमारे पास एक हायरार्की बनी होगी कि हमारे पास लोग हैं, ये सुपीरियर है, सबॉर्डिनेट है, अब ये सुपीरियर है ये आ गया, देन सबॉर्डिनेट ए है, फिर सबॉर्डिनेट बी है, सबॉर्डिनेट सी है। दीज काइंड ऑफ लाइंस इज कॉल्ड अ स्केलर चेन व्हेन एक पर्सन के नीचे डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं। सो यहाँ पर स्केलर ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, क्या ये फंक्शनल है, क्या ये लाइन स्टाफ है, क्या ये नन ऑफ द अबव है, या फिर लाइन ऑर्गेनाइजेशंस है। द करेक्ट आंसर इज स्केलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ इज द नेक्स्ट लेवल, और उसके बाद आज के समय पे जो चलता है वो अभी एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत चलती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी हैं, ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर क्वाइट बिग, वहां पर वो सारे काम कुछ लोगों से नहीं करवाते। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ग्रोसरी स्टोर में लोग काम करते हैं, वहां पर तो हमारे पास एक छोटू होता है, वो सामान निकाल कर दे रहे हैं, और जो मेन पर्सन है दे आर अटेंडिंग द पीपल, उनसे पैसे लेकर वो सामान उनको दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, ग्रोसरी स्टोर्स में, आप बड़े वाले ग्रोसरी स्टोर्स में जाओगे, वहां पर क्या होगा, वहां पर आपके पास क्या होगा, वहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन आपका बिलिंग काउंटर पे बैठा होगा, एक पर्टिकुलर कुछ अटेंडेंट्स अलग अलग एरियाज को अटेंड कर रहे होंगे, फिर हमारे पास एक पर्टिकुलर पर्सन बाहर सिक्योरिटी के लिए होगा, और इसके अलावा इनके पास अकाउंट्स का काम करने के लिए लोग अलग बैठते होंगे, और उनकी जो मेंटेनेंस है, जो कैशियर वाली पोजीशन है, वो उसके पास उसको कोई और चेक करता होगा, कोई पर्टिकुलर पर्सन का काम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से सामान मंगवाकर यहाँ पर रखवाना है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट माइट बी गोइंग ऑन, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन प्रोक्योरमेंट में इन्वॉल्व होगा, परचेजिंग में इन्वॉल्व होगा, a few would be involved in procurement, a few would be involved in नंबर 1 प्रोक्योरमेंट हो गया, नंबर 2 कुछ सेल्स में इन्वॉल्व है, कुछ आपके अकाउंट्स में इन्वॉल्व है, देयर आर सो मेनी पीपल डीलिंग विद डिफरेंट थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो दिस इज अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, now let's move on. Who is often referred to as the father of quality control? QC भी कहते हैं इसको, quality control, वैसे QC को हम quality circles भी कह सकते हैं, so I'll just go with it. Quality को control करने के जो father है, he's the person there. He is J.M. Juran, और Armand, there is Feigenbaum, और then we have Edward Deming और Kaoru Ishikawa. ओके जब हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की, एक ना मुझे एक साइकिल याद है, वी कॉल इट द PDCA साइकिल, ये भी इन्हीं का दिया हुआ है, दैट इज प्लान, पहले प्लान करो, देन एग्जीक्यूट करो, चेक एंड देन एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट। तो जब हम प्लान डू चेक एक्ट की बात करते हैं, ये इन्होंने दिया हुआ है, द करेक्ट आंसर इज एडवर्ड डेमिंग। ठीक है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, चीजों की क्वालिटी का कंट्रोल रहना, दैट इज समथिंग व्हिच हैज बीन डिफाइंड बाय हिम ब्यूटीफुली देयर, तो हम इसका आंसर बोल सकते हैं एडवर्ड डेमिंग। Moving on to the next question, major potential point of conflict between employees and unions is, कौन सी मुसीबत हमारे पास दिखती है जब हमारे एम्प्लॉय सामने हो और उनकी यूनियन सामने हो? लॉयल्टी एंड कमिटमेंट, देन डिसीजंस एंड ऑर्डर्स, कंपनसेशन एंड सुपरविजन, या नन ऑफ द अबव। मेजर पोटेंशियल पॉइंट ऑफ कंफ्लिक्ट जो एग्जिस्ट करता है एम्प्लॉयज और हमारे यूनियन के बीच में, क्या वो लॉयल्टी एंड कमिटमेंट है, क्या वो डिसीजंस एंड ऑर्डर्स है, कंपनसेशन एंड सुपरविजन है, या नन ऑफ द अबव।
मेजर पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट, मतलब जिसमें उनकी लड़ाई होती है वो क्या है? देखिए अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू पर जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास एक ही दिखती है, वो है लॉयल्टी और कमिटमेंट। इसके अलावा इनमें से कोई भी पॉइंट नहीं है जिसके कारण दिक्कत हो। डिसीजन एंड ऑर्डर को लेकर तो बात तब बताई ना, हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव हो, ये एक वेग पॉइंट है। हेयर डिसीजंस एंड ऑर्डर्स इज अ वेग पॉइंट। और कंपनसेशन एंड सुपरविजन इज बेसिकली लिंक्ड विद कि ठीक है आपको पैसे मिल रहे हैं, तो अगर पर्सन को पैसे मिल रहे हैं सुपरवाइजर भी होगा। सुपरवाइजर के केस में ये हो सकता है कि पर्टिकुलर पर्सन माइट बी फीलिंग दैट कि ऑर्गेनाइजेशन में ना उसके पास कोई सुन नहीं रहा उसकी, या फिर सुपरविजन थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, उसको उसकी पर्सनल लाइफ नहीं मिल रही है या उसको पर्सनल स्पेस नहीं दिख रही है, वो वाली दिक्कत आ सकती है। लेकिन वो इतना बड़ा रीजन नहीं होता कि वहां पर दिक्कत है कि वो यूनियन से लड़ ले। एम्प्लॉयर और यूनियन इससे लड़ता है क्योंकि ना यूनियन कहती है कि आप हमको पैसे नहीं देते हो, कमिटमेंट की बात आ जाती है। और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वहां पर दे आर थिंकिंग कि उनको लॉयल्टी मिल रही है कि नहीं मिल रही। सो वो लॉयल्टी और कमिटमेंट के बीच में जो आपका दिक्कत रहती है वो 90% इसमें आपको यही दिखती है कि जो एम्प्लॉयर्स है वो सोचते हैं कि हम इतना पैसा लगाते हैं, आपको इतना पैसा देते हैं, फिर भी आप हमारे साथ लॉयल्टी मेंटेन नहीं करते। पीपल से दैट इवन आफ्टर वर्किंग फॉर सो मच यू डू नॉट पे अस नाइसली। सो दैट इज द बेसिक थिंग कि यहाँ पर आपको एक दिक्कत दिखती है अमंग द टू peers. The next point, industrial relations are plant community life said by industrial relations जो है वो are plant community life, मतलब they are very important for any organization at this point of time. हमारी सोसाइटी में उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ये किसने कहा है? क्या ये रॉबर्ट ओवर ने कहा है, या फिर डैलिया यादव ने कहा है, या फिर ये पीटर ड्रकर ने कहा है, या फिर फेडरिक टेलर ने कहा है? जब हम बात करते हैं टेलर की, तो एक्चुअल नेम इज फेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, चलिए बताइए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस है आर प्लांट कम्युनिटी लाइफ, ये किसने कहा है? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पीटर ड्रकर। ये लाइंस पीटर ड्रकर की हैं। ही हैज सेड कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू द वर्किंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सी द पॉइंट इज कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस अगर पॉजिटिव होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होगा, एक पीस मेंटेन होता रहता है। How does the peace is maintained? Because the point is, if both are working properly, organization economic growth में और आगे बढ़ जाएगी, so it has a positive impact on the organizations. So ये रहा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, dash is the underpinning of customer satisfaction with the organization. Dash is the underpinning, किस कारण हमें एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखने को मिलती है? क्या वो लॉयल एम्प्लॉय के कारण, या एंथुजियास्टिक एम्प्लॉय के कारण, या नर्चर्ड एम्प्लॉय के कारण, या फिर ऑल ऑफ द अबव? अमंग द फॉलोइंग किस चीज के चलते हमको हमारा जो एम्प्लॉय है किस तरह के एम्प्लॉय के चलते आपको कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड दिखते हैं? ठीक है, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लॉयल एम्प्लॉय। लॉयल एम्प्लॉय जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर सी द पॉइंट इज, ऐसा नहीं है कि एंथुजियास्टिक या फिर उनमें कोई कमी है। नंबर वन, लेट्स क्लियर इट आउट देयर। ऐसा नहीं है कि एंथुजियास्टिक या नर्चर्ड एम्प्लॉय, देखिए enthusiastic तो कैन बी स्टिल देयर, nurtured employee कैन नॉट बी समवन जो इसमें हम इंक्लूड कर सकें। लेकिन जब हम enthusiastic employee की बात करते हैं, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग द वर्क, वो बड़ी प्यार से इनिशिएटिव लेने वाला पर्सन है, तो वो enthusiastic होता है। जो लॉयल एम्प्लॉय है, अब यहाँ पर पॉइंट आया लॉयल एम्प्लॉय का, तो जो लॉयल एम्प्लॉय है दैट पर्टिकुलर पर्सन वांट्स टू कंटिन्यू वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशन। सो वो पर्टिकुलर पर्सन अपने कस्टमर्स की तरफ एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन को आगे रखता है, बिकॉज वो ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू करता है। तो अगर नर्चर्ड कट गया तो ऑल ऑफ द अबव भी कट गया। और मोटिवेटेड एम्प्लॉय कैन बी आंसर, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बट ज्यादा क्लोज आपके पास यहाँ पर लॉयल एम्प्लॉय है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन विल वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विद हिज हार्ट। सो जब वो अपने दिल से काम करेगा तो अगेन आपको जो आपके कस्टमर्स हैं दे विल बी हैप्पी विद दैट पर्सन। ओके, बस यहीं पर आज हमारी क्लास खत्म होती है फॉर HRM। यानी हमने आज पढ़ा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक। We'll continue with the other classes, so keep on learning for ESICDD. Do not stop it there. I know एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है कि अच्छा भी पेपर को लेकर कोई बात तो आई नहीं है, पता नहीं कैसे पढ़ना है, क्या है। डू नॉट लूज योर हार्ट, बिकॉज जब तक आप इतनी मेहनत कर रहे हो उसको अभी रोक दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, दोबारा से स्क्रैच से शुरू करना पड़ जाएगा। सो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज रजिस्टर फॉर द PDF, कीप ऑन स्टडिंग हार्ड एंड डू नॉट स्टॉप हेयर, रादर गो अहेड एंड लुक आउट फॉर द टेस्ट सीरीज। अपनी रिविजन शुरू कीजिए, बिकॉज वंस द पर्टिकुलर पेपर कम्स यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ स्केल 10 ऑफिसर। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, सिर्फ अभी पेपर को लेकर अभी डाइसी चल रहा है, पता नहीं है कब तक आएगा, उस कारण अपनी
स्टडीज नहीं छोड़नी है, ठीक है। डू नॉट फील डीमोटिवेटेड, कीप ऑन स्टडिंग हार्ड, यू नेवर नो किस समय इसको पेपर की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। आइडियली आपको पेपर के समय भी टाइम मिलेगा, बट इतना टाइम दे चुके हैं, देयर वुड बी सो मेनी स्टूडेंट्स जो अपना दिल लगा के पूरा ढंग से पढ़ रहे हैं, सो वाई टू स्टे बिहाइंड, जस्ट कीप ऑन लर्निंग हार्ड एंड कीप देयर दैट कंसिस्टेंसी गोइंग ऑन, उसको मत रोकेगा, ठीक है। सो बस यहीं पर मैं अपनी क्लास खत्म करती हूँ। इसकी जो क्लास की पीडीएफ है दैट इज समथिंग दैट यू कैन फाइंड ऑन आवर पोर्टल, वो आपको हमारे पोर्टल पर मिल जाएगी, और उसी के साथ साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। सो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे पोर्टल दोनों में से किसी भी जगह पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा ESIC का कोर्स रिव्यू नहीं किया है तो यहाँ नीचे डिटेल्स में अवेलेबल है, गो एड एंड चेक आउट आवर डिटेल्स फॉर द ESIC DD एग्जामिनेशन सो दैट यू कैन लर्न मोर फॉर ESIC DD. Thank you.